नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पर्वत, पठार, महाद्वीप, नदियाँ और महासागर। तो आज हम जानेंगे पर्वत के बारे में, महाद्वीप के बारे में, महासागर के बारे में, पठार के बारे में, नदियों के बारे में। ठीक ना? देखते हैं कौन सी नदी कितनी लंबी है, कहाँ है और कौन सा पर्वत कितना ऊंचा है। आज सबको हम लेकर के साथ में चलेंगे, इसका क्वेश्चन करेंगे और साथ में व्याख्या करते हुए चलेंगे। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो देखिए, जो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वह गंगा नदी है। इसकी जो कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। यह जो है उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और कहाँ जाकर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर के यह मिल जाती है। आइए प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए, जो दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा जो है यह गोदावरी नदी है। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी को कहा जाता है। ठीक ना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोदावरी नदी। यह जो गोदावरी नदी है प्रायद्वीपीय भारत मतलब दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक ना? यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी जो लंबाई है 1465 किलोमीटर है और इसके आकार और विस्तार के कारण इसे वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है। और यही क्वेश्चन पूछ दे कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, और जब दक्षिण भारत की गंगा पूछेगा तो कावेरी नदी को। ठीक है? दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी। ध्यान रहे, इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है, तो इसको याद रख लीजिएगा। आइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी, ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, साबरमती नदी। तो देखिए, जो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है वह माही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माही नदी। देखिए, माही नदी मध्य प्रदेश से निकल करके राजस्थान और गुजरात से बहते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? माही नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है। कहाँ से निकलती है यह नदी? मध्य प्रदेश से निकल करके राजस्थान होते हुए, गुजरात होते हुए खंभात की खाड़ी में जाकर के यह गिर जाती है। यह कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। ठीक ना? अर्थात 23.5 नॉर्थ को 2 बार पार करती है। ठीक है? 2 बार काटती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, अरब सागर में गिरने वाली भारत की प्रमुख नदियाँ कौन सी है जो डेल्टा नहीं बनाती है? तो देखिए, जो अरब सागर में जो गिरती है नदी, एक नर्मदा और एक ताप्ती नदी। ठीक ना? यह उल्टा बहती है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नर्मदा और ताप्ती। यह जो नर्मदा और ताप्ती नदी है भ्रंश घाटी से होकर बहती है और अरब सागर में जाकर जब गिरती है तो उस समय डेल्टा नहीं बनाती है, बल्कि क्या बनाती है? ज्वार नद मुख बनाती है। ठीक ना? क्या बनाती है यह? ज्वार नद मुख। ठीक ना? लिख लीजिएगा आप लोग सही से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? तो देखिए, जो माजुली द्वीप है यह
ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, ठीक ना। यह किस राज्य में है? असम राज्य में है, ठीक। यह जो माजुली द्वीप है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक ना। असम राज्य में यह स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? जैविक मरुस्थल का मतलब होता है कि जो जल बहुत प्रदूषित हो जाता है और वहाँ पर जो जीव जंतु होते, मछलियाँ होती है, जो पानी में रहने वाले जीव होते हैं, वह वहाँ पर टिक नहीं पाते हैं, मर जाते हैं, ठीक ना, प्रदूषित होने के कारण। तो इसलिए उसको बोला जाता है जैविक मरुस्थल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दामोदर नदी। दामोदर नदी जो है यह जैविक मरुस्थल इसको कहा जाता है। कारण क्या है? बहुत अधिक प्रदूषण होने के कारण, कोयला खनन होने के कारण, अत्यधिक प्रदूषण होने के कारण इस नदी में जो जीव है जीवित नहीं रह पाते हैं, ठीक ना। देखिए यह नदी कहाँ है? बंगाल में है, ठीक ना। इसको बंगाल का शोक भी कहा जाता है, दामोदर नदी को, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। पेपर में पूछा जाता है दामोदर नदी को किसका शोक कहा जाता है? तो बंगाल का। प्रश्न नंबर 7 है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो देखिए बिहार का शोक, तो बिहार का जो शोक है यह कोसी नदी को कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए कोसी नदी क्या है ना, यह एक ऐसी नदी है जो हमेशा अपना मार्ग बदलती रहती है, ठीक ना, जिसके कारण बिहार में बाढ़ आ जाती है, इसलिए बिहार का शोक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो देखिए सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, तो यह जो है अरावली पर्वत श्रृंखला है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरावली। देखिए अरावली पर्वतमाला भारत ही नहीं बल्कि विश्व की बात हो रही है, विश्व की सबसे पुरानी अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला में से एक है। ये अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर, ठीक ना, जिसकी ऊंचाई जो है 1722 मीटर है, ठीक। प्रश्न ऐसे बनाएगा कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर, इसकी जो लंबाई ऊंचाई है 1722 मीटर है। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, K2, गार्डविन ऑस्टिन, नंदा देवी, अनाईमुड़ी। तो देखिए जो भारत की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वह K2 गार्डविन ऑस्टिन है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह जो है 8611 मीटर ऊंची है। यह जो है कहाँ पर स्थित है? पीओके में, ठीक ना, काराकोरम श्रेणी पीओके में स्थित है। यह भारत के पूर्ण नियंत्रित क्षेत्र में स्थित है, यह भी ध्यान रहे। देखिए ये दो पीओके में स्थित है ना, तो पूरा भारत के नियंत्रण में नहीं है, ये विवादित है, ठीक ना। अगर पूर्ण नियंत्रित क्षेत्र में पूछा जाएगा तब कंचनजंगा हो जाएगा, ठीक ना, ये ध्यान रहे। अगर पूछ दे कि भारत के पूर्ण नियंत्रित क्षेत्र में कौन सी चोटी स्थित है, पर्वत चोटी, तो वह हो जाएगा कंचनजंगा। और सिर्फ भारत की सबसे बड़ी ऊंची पूछेगा तब K2 गार्डविन ऑस्टिन जो पीओके में स्थित है, ठीक ना, काराकोरम श्रेणी पर, जो विवादित है। अच्छा कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? 8586 मीटर, ठीक ना, यह सिक्किम में स्थित है। आइए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं।
दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की पूछ रहा है। जब दक्षिण भारत की पूछेगा तो अनाई मूड़ी हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसकी जो ऊंचाई है 2695 मीटर है, ठीक ना। और पूछ ले नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, तो दोदा बेट्टा, ठीक ना। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है दोदा बेट्टा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 11। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री, हिमाद्री, शिवालिक, मलयाद्री। तो देखिए जो पश्चिमी घाट है इसको सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत श्रेणी भी कहा जाता है। यह जैव विविधता का एक प्रमुख हॉट स्पॉट है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 11 हो गया। 12 देखेंगे। ये वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग जरूर करिए। नीलगिरी पर्वत श्रेणी नीलगिरी पर्वत श्रृंखला किस स्थान पर स्थित है जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं? तो देखिए यह जो जहां पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक का संगम है, ठीक ना। यहीं पर क्या है, इसी मिलन स्थान को नीलगिरी की पहाड़ियाँ है। यहीं पर कहाँ है नीलगिरी की पहाड़ियाँ? केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के संगम पर। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा इसका। आइए प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? तो देखिए रूर प्रदेश, ठीक ना। इसका मतलब होता है जहाँ पर कोयला, अभ्रक, लोहा की मात्रा अधिक होती है वह भारत का अर्थात वह क्षेत्र रूर होता है, ठीक ना। तो जो छोटा नागपुर का पठार है यह भारत का रूर कहा जाता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? प्रायद्वीपीय भारत का, तो देखिए जो प्रायद्वीपीय भारत का जो सबसे बड़ा पठार है यह दक्कन का पठार है, ठीक ना। देखिए दक्कन का पठार त्रिभुजाकार है और यहाँ यह जो है लावा बेसाल्ट चट्टानों के क्षरण से बना है। यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक ना। प्रायद्वीपीय पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। यह लावा बेसाल्ट चट्टानों के क्षरण से बना हुआ है। यह त्रिभुजाकार है, ठीक ना। इतना याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो देखिए जो धुआंधार जलप्रपात है यह नर्मदा नदी पर स्थित है। कहाँ पर है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कहाँ पर पड़ती है? मध्य प्रदेश के जबलपुर बेलाघाट, ठीक ना। जो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के जबलपुर बेलाघाट में धुआंधार जलप्रपात स्थित है, ठीक ना। यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है पूछ लिया जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो कुंचिकल जो कर्नाटक या केरल में स्थित है, ठीक ना। और पूछ लिए शरावती नदी पर कौन सा जलप्रपात है? तो जोग या गरसोप्पा जलप्रपात। नर्मदा नदी कहाँ बहती है? मध्य प्रदेश में, ठीक ना। और ये जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? बेलाघाट जबलपुर में, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 16 है। सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी या नदियाँ बनाती है? जो सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती है? तो ये जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है
सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। नर्मदा और ताप्ती नदी ज्वार नद मुख बनाती है, ठीक ना। जो सुंदरी वृक्षों और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, सुंदरबन का डेल्टा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। सुएज नहर किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है? तो देखिए, जो सुएज नहर है यह भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है, जिससे क्या होता है कि एशिया और यूरोप के बीच की दूरी क्या होती है, इससे समुद्री जो दूरी है वह कम हो जाती है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो देखिए, जो सहारा मरुस्थल है यह सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह जो है अफ्रीका में स्थित है। यह सबसे गर्म मरुस्थल है। और ये पूछ ले कि सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है, तो अंटार्कटिका, ठीक ना। अंटार्कटिका सबसे ठंडा मरुस्थल अंटार्कटिका है। तो और पूछ ले अगर एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो गोबी मरुस्थल मंगोलिया चीन में जो है, ठीक ना। गोबी मरुस्थल जो है सबसे बड़ा मरुस्थल है एशिया का। कहाँ स्थित है? मंगोलिया में, चीन में, ठीक ना। और सबसे बड़ा मरुस्थल विश्व का सहारा मरुस्थल जो कहाँ है? अफ्रीका में है। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, यह जो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं, ठीक ना। तो इसका सही जवाब है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। इटली के सिचिली द्वीप के पास स्थित स्ट्राम्बोली एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जिससे लगातार गैस और लावा निकलने के कारण यहाँ के जो आसपास क्या होता है, उजाला रहता है, ठीक ना। इसीलिए भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। आइए प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। प्रश्न नंबर 20 है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो सबसे गहरी झील, तो देखिए विश्व की जो सबसे गहरी झील है वह बैकाल झील है, ठीक है। बैकाल झील जो है विश्व की सबसे गहरी झील है और कहाँ पर है? साइबेरिया, रूस में, ठीक है। और पूछ ले कि विश्व की सबसे गहरी ताजे पानी की झील, तो भी क्या होगा? बैकाल झील होगा, ठीक है। और ये पूछ ले विश्व की सबसे बड़ी झील, जब सबसे बड़ी झील पूछेगा तो कैस्पियन सागर हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। भारत की सबसे मीठे पानी की प्राकृतिक झील कौन सी है? जो मीठे पानी की जो झील है वह बुलर झील है। कौन सी? बुलर झील, ठीक है। यह कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। और मीठे पानी की झील जो चिल्का झील है यह उड़ीसा में है। भारत की सबसे खारे पानी की तटीय झील कौन सी है? लैंगून है। खारे पानी की जो तटीय झील है वह लैंगून है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लामजाओ किस नदी में स्थित है? तो ये देखिए, लोकटक झील किस नदी में झील पर स्थित है? लोकटक झील पर, ठीक ना। यह मणिपुर में स्थित है लोकटक झील। केबुल लामजाओ विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। वह किसके लिए प्रसिद्ध है? संगाई हिरन के लिए, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। प्रश्न नंबर 23 है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो देखिए, जो बैरन द्वीप है यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
देखिए बैरन द्वीप अंडमान सागर अर्थात अंडमान निकोबार में स्थित है और दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक ना। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे। ग्रैंड कैनियन किस नदी द्वारा बनाया गया खड्ड है? जॉर्ज है। ठीक है। तो ये जो है कोलोराडो नदी। ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोलोराडो नदी। देखिए अब यह जो अमेरिका यूएसए के एरिजोना राज्य में कोलोराडो नदी द्वारा काटी गई विशाल घाटी को ग्रैंड कैनियन कहा जाता है। ठीक ना। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे। आइसलैंड और ग्रीनलैंड के मध्य कौन सी जलसंधि स्थित है? तो देखिए जो है डेनमार्क जलसंधि आइसलैंड और ग्रीनलैंड के बीच स्थित है। ठीक ना। अगर पूछ दे पाक जलसंधि किसके किसके बीच है, तो भारत और श्रीलंका के बीच। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 26 देखेंगे। पर्यावरण से 2-3 क्वेश्चन करते हैं। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने दिया था? तो एजी टांसले। कौन दिए थे? एजी टांसले। ठीक ना। प्रश्न नंबर 27 है। भारतीय पारिस्थितिकी की जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए ये जो कहा जाता है डॉक्टर प्रोफेसर रामदेव मिश्र को। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक। ठीक ना। ये ध्यान रहे, वर्गीज कुरियन नहीं होगा जी, डॉक्टर प्रोफेसर रामदेव मिश्र है। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 28 देखेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होता है? तो देखिए हमेशा ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है। ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक दिशी। एक दिशी का मतलब समझ रहे? जो ऊर्जा जो सूर्य से उत्पादन होती है वह पहले पेड़ पौधे के पास जाती है, पेड़ पौधे लेते हैं, उसके बाद पेड़ पौधे उपभोक्ता को, प्राथमिक उपभोक्ता को, फिर उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता को, फिर अपघटक की ओर। ठीक ना। केवल एक ही दिशा में बढ़ती रहती है। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। 10% का नियम किसने दिया था? तो देखिए लिंडमैन ने। कौन दिए थे? लिंडमान, 1942 में। ठीक ना। इनका कहना था कि मान लीजिए कोई भी उपभोक्ता अगर खाता है किसी उपभोक्ता को तो उसका 10% एनर्जी सिर्फ दूसरे में ट्रांसफ़र होगी और सब क्या होती है? प्राकृतिक में नष्ट हो जाती है। कहने का मतलब है मान लीजिए मनुष्य बकरी खा रहा है, बकरा खा रहा है, भेड़ बकरियाँ जो मुर्गी खाते हैं, तो उसका जो बकरी में या चाहे बकरा में मान लो 100% एनर्जी है तो उसका 10% ट्रांसफ़र होगी मनुष्य में और जो है 90% वो क्या होगी? प्राकृतिक में ख़त्म हो जाती है, समाहित हो जाती है। आइए प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। चिपको आंदोलन के मुख्य प्रेरणा कौन थे? चिपको आंदोलन के सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट। ठीक ना। चिपको आंदोलन 1973 में उत्तराखंड के चमोली में पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए शुरू किया गया था। ठीक। आइए प्रश्न नंबर 31 देखते हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ है? तो देखिए जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है 1972 में लागू हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1972। अच्छा पर्यावरण सॉरी वो टाइगर रिजर्व हुआ है। ठीक ना। ये नहीं होगा। 19 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में हुआ है। ठीक ना। सॉरी ये कब हुआ था? 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के बाद
भारत सरकार ने 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया, ठीक ना। प्रश्न नंबर 32 देखेंगे, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो देखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम अब जो है यह 1972 में लागू किया गया था, ठीक ना। वन्य जीव मतलब टाइगर रिजर्व 1973 में आया, तो उसके पहले यह लागू किया गया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो देखिए अब हुई थी 1973 में, ठीक ना। 1 अप्रैल 1973 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है, इस प्रोजेक्ट की शुरुआत जो टाइगर रिजर्व के रूप में शुरू किया गया था, ठीक ना। प्रश्न नंबर 34 देखेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो ये जो मनाया जाता है 5 जून को, ठीक ना। 5 जून 1972 को स्टॉकहोम सम्मेलन में आयोजित हुआ था यह, इसलिए विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 35 देखेंगे, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए ओजोन दिवस है जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर जब हुए थे इसलिए 16 सितंबर को यह मनाया जाता है। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुए थे, तो उसी दिन यह मनाया जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 36 देखेंगे, रेड डाटा बुक जिसमें संकटग्रस्त जीवों की सूची होती है वो कौन जारी करता है। तो IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक ना, इसका फुल फॉर्म है। इसका मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड में, ठीक ना। प्रश्न नंबर 37 देखेंगे, ऑलिव रिडले किसकी एक संकटग्रस्त प्रजाति है। प्रश्न नंबर 37 है, ऑलिव रिडले किसकी एक संकटग्रस्त प्रजाति है। तो देखिए जो है समुद्री कछुआ की, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो देखिए जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है वह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है यह है। तो इसका जो स्टार्टिंग में नाम था हेली नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। तो देखिए काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है असम में है, यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। आइए प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं, एशियाई शेरों का प्राकृतिक आवास कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। तो देखिए जो है गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है गुजरात में है, जूनागढ़ में स्थित है। ये एशियाई शेरों के लिए एकमात्र संरक्षण स्थान है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। देखिए टोटल 40 क्वेश्चन हुए, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, इसको करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नर्मदा बचाओ आंदोलन की मुख्य नेता कौन है, इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका उत्तर बताइएगा। देखिए टोटल आज जो क्लास थी ये इसकी पहली क्लास थी, पहाड़, नदियाँ, महाद्वीप, पर्वत, पठार, नदी, ठीक ना। अब इस तो बेस लेवल क्वेश्चन था, अब इसके बाद हार्ड लेवल का आएगा क्वेश्चन अगली क्लास में, ताकि क्वेश्चन कहीं से पूछे, कैसे भी पूछे, कितना हार्ड भी पूछे, उसको हम आसानी से कर ले जाए। तो मिलते हैं कल 1 बजे, तब तक के लिए नमस्कार।